बीजेपी करेगी हिसाब, कांग्रेसी अहंकार को जवाब। 2024 में राहुल प्रियंका का किस सीट से कांग्रेस चुनावी दांव लगाने जा रही है, इसी पर सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने 2024 के लिए बड़ा दावा किया है। राशिद अल्वी का कहना है कि अगर प्रियंका गांधी काशी आएंगी तो प्रधानमंत्री मोदी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्हें डर है कि कहीं राहुल के अमेठी से लड़ने पर स्मृति ईरानी अमेठी को छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़ने न चली जाए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। सीएम धामी ने पूछा कि क्या राहुल गांधी फिर दोहराएंगे अमेठी वाली गलती। वहीं मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस के अहंकार का जनता जवाब देगी। कांग्रेस सोचती है एक परिवार देश से ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी पर होगी डिबेट। पहले ये रिपोर्ट देखिए। काशी से पीएम मोदी के खिलाफ उतरेंगी प्रियंका गांधी। अल्वी का दावा, अमेठी काशी राहुल प्रियंका के साथ। प्रियंका गांधी का ताल्लुक है, वो बनारस से अगर चुनाव लड़ती हैं, नरेंद्र मोदी जी वापस गुजरात चले जाएंगे, वो बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। राशिद का बयान, अमेठी से जब्त होगी स्मृति की जमानत। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें। बीजेपी का पलटवार, देश से ऊपर कैसे एक परिवार। वो पिछली बार भी चुनाव अमेठी से लड़े थे और उसका परिणाम देखा था, इसलिए मैं समझता हूं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। बीजेपी करेगी हिसाब, कांग्रेसी अहंकार को जवाब। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ दे। प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अच्छी बात है, लेकिन क्यों बनाया? हर चीज के पीछे रीजन्स होते हैं, तर्क होते हैं, और क्या क्या लाभ हो सकता है शायद मैं नासमझ हूं, इसलिए नहीं समझ पा रहा हूं। परिवार की ट्रॉफी लेकर के और पब्लिक से माफी मांगने निकले हैं, तो ये परिवार की ट्रॉफी दिखा करके पब्लिक से माफी मांगने का समय नहीं है। इसलिए जो है ये सब चीजें जो है बहुत पुरानी हो गई हैं, ये सारे फार्मूले एक्सपायर हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के साथ ही आरएलडी के मुखिया का बयान सियासी गलियारों में इस वक्त चर्चा बना हुआ है। गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है कि वो फिलहाल गठबंधन के साथ ही रहेंगे। ये समझ पाए अब तक वो ही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूं और जब कह देता हूं, मन बना लेता हूं तो बदलता नहीं। जो मुझे नहीं समझ पाए अब तक वो ही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूं और जब कह देता हूं, मन बना लेता हूं तो बदलता नहीं। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल दिखा देते हैं जिन पर आज हम मुख्यतः ये चर्चा करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, काशी से पीएम मोदी के खिलाफ उतरेगी प्रियंका, क्योंकि राशिद अल्वी कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरी तो प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात वापस जाना होगा, और इसीलिए कयास तेज है कि क्या वाराणसी से लड़ सकती है प्रियंका। और सवाल नंबर 2, राशिद अल्वी का बयान, जब्त होगी स्मृति ईरानी की जमानत। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ गए तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी, जबकि बीजेपी कहती है कि वो हारने के बाद अमेठी आए ही कितनी बार। सवाल नंबर 3, बीजेपी करेगी हिसाब, कांग्रेसी अहंकार को जवाब। इन सब बातों को बीजेपी ने कांग्रेस का अहंकार करार दिया है और कहा है इसी अहंकार का जवाब जनता 2024 में देगी। इसी पर शुरू करते हैं चर्चा। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीष अहलावत जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी, और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आलोक जी आपसे करते हैं। अभी तक ये खबर आ रही थी, अजय राय ने जो बयान दिया था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता चाहते हैं, जनता चाहते हैं, लेकिन आज राशिद अल्वी एक कदम और आगे बढ़ गए। उनका यह कहना है अगर राहुल लड़ गए अमेठी से तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी, और प्रियंका अगर वाराणसी से मैदान में आई तो पीएम मोदी को वापस गुजरात जाना होगा।
देखिए आस्था जी, कांग्रेस के नेताओं का अपने नेता के प्रति ये भावना हो सकती, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में पुश्तैनी सीट से अमेठी की, जो जहां से राहुल गांधी जी लड़ते आ रहे हैं, जहां पे उनके पिता भी लड़े, चाचा भी लड़े, उनकी मां भी लड़ी, 3 बार से वो खुद सांसद थे, 4-4 लाख वोट से जीतते थे। वहां की जनता ने स्मृति ईरानी जी को 55,000 से अधिक वोटों से जिता करके भेजा। और जहां तक कि प्रियंका वाड्रा जी की बात आती है, वो शौक से वाराणसी से चुनाव लड़े, या वो अमेठी से चुनाव लड़े, या वो रायबरेली से चुनाव लड़े, मैं तो उनको आमंत्रित करता हूं। उनकी हैसियत भारतीय जनता पार्टी और देश प्रदेश की जनता उनको बता देगी। कारण क्या है कि प्रियंका वाड्रा पिछले 20 वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय है और पार्टी की नीति निर्धारण को तय करती है, कौन चुनाव लड़ेगा वो भी वो तय करती रही है। उन्हीं के महामंत्री रहते हुए और यूपी के प्रभारी रहते हुए राहुल गांधी चुनाव हार गए। और कांग्रेस का आज ये हाल है कि मात्र उसके 2 विधायक हैं विधानसभा के अंदर, 1 सांसद है यूपी से, 80 में से 1 सांसद है लोकसभा के अंदर, मात्र 2% वोट पर सीमित रह गई है कांग्रेस। मुझे लगता है कांग्रेस बार बार राहुल गांधी को लॉन्च तो करती है, लेकिन वो स्काई लैंड के तरीके से हर बार गिर जाते हैं। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी जवाब दीजिए इसका। बीजेपी एक तो इसे अहंकार बता रही है और कह रही है कि कितने रिलॉन्च करेंगे राहुल गांधी के, हर बार तो आप फेल हो जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए अहंकार किसका है ये स्मृति ईरानी जी के लहजे से पता चल जाता है। किस तरह से वो चिल्लाहट और बौखलाहट दिखती है, उससे पूरे देश की जनता बिल्कुल आश्चर्यचकित है कि किस तरह का लहजा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ चीजों में स्मृति जी से तो सवाल पूरा उत्तर प्रदेश पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि वो सिलेंडर कहाँ है जो 500 रुपए में हुआ करता था, तब आप उसको लेकर सड़कों पे बैठा करती थी। वो चीनी कहाँ है जो 13 रुपए किलो में मिला करती थी। वो बताइए कि वो जितने भी बंद कारखाने हैं वो कब खुलेंगे। तो कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही है उत्तर प्रदेश की जनता। आज देखिए किस तरह से वो जीत कर भी अपने आप को जीता हुआ महसूस नहीं करती। वो ये ढूंढती रहती है कि किस तरह से राहुल गांधी जी को जो है संसद में वो किस तरह से उनके हाथों का रिएक्शन क्या रहा। मतलब उनको अपने जीते हुए सांसद के जो क्षेत्र होता है उसके बारे में सोचना चाहिए। वो हमेशा ढूंढती रहती है कि किस तरह से विवेकानंद जी के स्मारक पर वो गए कि नहीं गए। तो मुझे लगता है कि उन्हें जीतने का यकीन नहीं हो पाया और समय चला गया। आज वहां की जनता कह रही है कि उनसे गलती हो। आप जाकर वहां की जनता से पूछिए एक बार, वो अपने दिल पे हाथ रख के बता देंगे। चलिए ठीक है, जनता अपना जवाब चुनाव में देगी, जनता अपना जवाब वोट से देगी। प्रदीप भाटी जी, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि एक परिवार खुद को देश से ऊपर समझता है, सीधे तौर पर यहां इशारा कांग्रेस की तरफ से था। अमेठी से लड़े या अमेरिका से लड़े, हर्ष तो उनका वही होना है जो सारी जनता और सब लोग जानते हैं। हमारी बहन कांग्रेस बताई रही थी कैसे चीनी 13 रुपए में आ गई है, सिलेंडर 3 गुना उन्होंने कम करा दिया है, चूड़ियां प्रधानमंत्री को भेज चुकी हैं पहले ही, और अपनी बेटी के अलावा उन्होंने सबकी लड़ाई लड़ ली है। हाथरस की बेटी की लड़ाई लड़ ली, बदायूं की बेटी की लड़ ली, उन्नाव की बेटी की लड़ ली, पहलवान बेटियों की लड़ ली, मणिपुर की बेटियों की लड़ ली है। तो अब समय दूर नहीं है कि जनता, अमेठी की जनता उन्हें सबक सिखाई देगी, और ये सिर्फ सबक उन्हें भी सिखाया जाएगा। ये आप निश्चित रूप से कन्विंस रहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो आसपास के जिले हैं, चाहे वो सुल्तानपुर हो, फैजाबाद हो और आसपास के जितने भी जिले हैं, वो सब स्मृति ईरानी जी की वजह से बीजेपी हारने वाली है। दूसरी बात, मैं ये भी इंतजार कर रहा था कि गृह मंत्री जी ने जैसे 15 लाख को एक जुमला बता दिया, उसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी जल्दी जुमला घोषित कर दिया जाएगा। हमने 2-3 सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, शायद मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई के पास आ रहे होंगे कि 3 सिलेंडर साल के भाजपाओं के अलावा तो हमें पता नहीं कोई और चलिए आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत से मुद्दे हैं, रानी जी आगे लौटेंगे आपके पास। प्रदीप जी, मनीषा अहलावत जी को जोड़ लेते हैं, आरएलडी प्रवक्ता हमारे बीच में है। मनीषा जी, जयंत चौधरी ने कह दिया मैं बहुत जिद्दी किस्म का हूं, जो ठान लेता हूं उस पर बना रहता हूं, लेकिन फिर भी कयास है कि एनडीए में जा सकते हैं क्या? बैकडोर से कुछ बातचीत चल रही है, अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन 1-2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अटकलें ही हैं और अफवाहें हैं जो हर बार चुनाव से पहले चलती हैं। भाजपा शायद इनका दबाव बनाने का कोई तरीका है ये, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी बहुत साफ तौर पे कई बार इसका खंडन कर चुके हैं।
लेकिन फिर भी ये बात बार बार आती है, ये पता नहीं कौन ये बातें चलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंडिया अलायंस में हैं और रहेंगे। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार जी, राशिद अल्वी का बयान और इस पर बीजेपी का पलटवार, दोनों एक दूसरे को अहंकारी बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति है कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी? स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं, जनता ने 3 बार के सांसद रहे राहुल गांधी को हटा करके उनको चुना है, और प्रियंका वाराणसी गई तो प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात लौटना पड़ जाएगा। देखिए आस्था जी, मैं अगर इस चीज को इस तरीके से कहूं कि जिस तरीके से राशिद अल्वी जी कह रहे हैं या अजय राय जी कह रहे हैं, ये तो स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा राजनीतिक दुश्मनी किसी के साथ हो नहीं सकती। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी जी को बनारस से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक रूप से, उनको आप ये मान के चलिए कि भविष्य के लिए उनको समाप्त करने की योजना इन कांग्रेसियों की मुझे ऐसी लगती है। क्योंकि मुझे अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई आस्था जी कि अभी लगभग 1-1.25 साल पहले यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे और उन विधानसभा चुनावों की कमान पूरी की पूरी प्रियंका गांधी जी के हाथ में थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारा बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन वोटों का प्रतिशत क्या हुआ? वोटों का प्रतिशत 2% से भी नीचे वोट थे। तो यकायक 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया? अगर बात करें बनारस की सीट के ऊपर, तो बनारस की सीट जो अजय राय जी वहां पे बहुत दमखम रखते हैं। अजय राय जी वहां पे आप ये मान के चलिए जनता से कनेक्ट किए हुए हैं। उन्होंने जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी के सामने जब ताल ठोकी थी, और उसके बाद में आपने देखा होगा चुनाव परिणामों में उनको कितने वोट मिले और नरेंद्र मोदी जी को कितने वोट मिले। चलिए ठीक है, एक आंकड़ा आपने रखा है, एक आंकड़ा आपने रखा है। मैं प्रियंका गुप्ता जी से सवाल पूछते हैं। प्रियंका जी बताइए, ये बात अतिशयोक्ति नहीं हो गई क्या? राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं कि मतलब प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगी तो उनको गुजरात लौटना पड़ जाएगा। आप फैक्चुअली उठाकर देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव के बाद आपकी पार्टी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कभी लौट करके यूपी नहीं आए। ठीक है, कितनी बार यूपी आए, उसके बाद कितने उपचुनाव हुए, आप खुद जानती हैं। कांग्रेस ने कहां चुनाव लड़ा, नहीं लड़ा, आपका संगठन कहां था, आपके कार्यकर्ता कहां थे, किसी का नहीं पता। और अब आप सीधे कह रहे 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हरा देंगी प्रियंका गांधी। कोई आधार होना चाहिए ना बात कहने का। आस्था जी, आप जिस तरह की बात कर रही हैं, मैं समझती हूँ कि आज जनता पूछ रही कि जिस तरह से स्मृति जी जब पहुंचती है अपने क्षेत्र पे, एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता है तो अगले दिन ही उसकी नौकरी चली जाती। तो ये माहौल है इस देश का। आप सोचिए कि टीचर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है सिर्फ ये कह देने से कि जो है आप जो है वोट सोच समझ के दीजिए, किसी अनपढ़ को मत दीजिए। तो ये माहौल इस देश का है, और क्या ये देश की जनता देख नहीं रही? महंगाई चरम पर पहुंच गई है, और इन सारी चीजों को देखते हुए जो वादे इस गवर्नमेंट ने किए थे, जो प्रधानमंत्री जी ने माँ गंगा की सफाई की बात करी थी, बनारस को क्यूटो बनाने की बात करी थी, सारी बातों का जवाब ठीक है। प्रियंका जी, आप विपक्षी दल हैं, आप आरोप लगाएंगे, आप लगाइए, लेकिन मेरे इस बात का भी तो जवाब दीजिए कि प्रियंका गांधी वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को हरा देंगी, ये किस बेसिस पे? मैं समझती कि कोई बेसिस नहीं है, ये आधार इन्हीं सारी मुद्दों पर है जो जनता के मुद्दे हैं, इसी आधार पे कहा गया है, और ये आधार बहुत ही पुख्ता। अच्छा ठीक है, आलोक अवस्थी जी से जवाब लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये मुद्दे काफी हैं, ये मुद्दे काफी हैं जिसका वो जिक्र कर रही है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी की जमानत जब्त करा दें और प्रधानमंत्री मोदी वापस गुजरात लौट जाएं। देखिए आस्था जी, अब इस पे हंसने के अलावा और कोई काम तो नहीं किया जा सकता है। एक आंकड़े मैं दे देता हूं आपके दर्शकों के लिए। जब से राहुल गांधी नेता बने हैं कांग्रेस के, तब से वो 2 बार लोकसभा के आम चुनाव लड़ चुके हैं, और पार्टी एक बार 44 पाई है 2014 में, और 2019 में 52 सीटें पाई है। उनकी ये हैसियत नहीं थी कि 543 लोकसभा की सीट के अंदर अपना एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद वो हासिल कर सके। ये कांग्रेस की हैसियत है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में 50 चुनाव देश भर में हो चुके हैं, विभिन्न विधानसभाओं के और अन्य। उसमें कांग्रेस 39 बार हारी है। तो कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट को बार बार चमका करके नए नामों के द्वारा, नए कामों के द्वारा जनता के बीच में बार बार पेश किया जा रहा है। और प्रियंका वाड्रा भी उससे कोई अलग नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी के चलते उत्तर प्रदेश के अंदर 39 साल से कांग्रेस बाहर है। और दूसरी बात,
खुद कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो 2% पर सिमट गया है। विधानसभा में 2 विधायक हैं, पंचायत चुनाव में खाता नहीं खुला है, नगर निगम में खाता नहीं खुला है, दोनों बार विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है और कई बार कांग्रेस के साथ चुनाव लड़के देख चुके हैं। तो कांग्रेस के और सपा चुनाव लड़ी थी आपस में, तो 7 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 47 सीट पर अखिलेश यादव पहुंच गए जो कि बहुमत से सरकार चला रहे थे। तो यह हैसियत है कांग्रेस की इस समय जनता कभी भी क्या केवल बयानों की राजनीति से चुनाव जीता जाएगा? यह जमीन से जुड़ी सियासत और जनता की बात होगी और तथ्यों से आमना सामना होगा, सच्चाई से आमना सामना होगा। आस्था जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही, एक गरीब आदमी भी उनको अपना महसूस कर रहा है। आज देखिए कि किस तरह से एक जो सब्जी वाले रामेश्वर, उनको कैसे वो गले लगाते हैं। ये सब देखकर देश की जनता और मतलब देश की जनता जो अपनापन महसूस कर रही है, जो करुणा महसूस कर रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसे खतरा महसूस कर रही है। आप देखिए किस तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी आज राहुल गांधी जी के पीछे पड़ी रहती है। मुझे लगता है कि ये उनका डर, उनकी बौखलाहट है जो साफ दिखती है उनके लहजे में। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर इतनी इनसिक्योरिटी है कि उस गठबंधन के नाम को, जो इतना पवित्र नाम है, इस देश का नाम है, उसको लेकर भी क्या क्या जो है उसकी अतिशयोक्ति दी गई। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा रिएक्ट करना ये अपने आप में महसूस होता है। जिस तरह से लोकप्रियता राहुल गांधी जी की, मतलब आप ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हर एक गतिविधि पर जो हमला करती है उससे वो विचलित है और ये आपकी मजबूत जमीन की पहचान है। आप ये दलील दे रही हैं, ठीक है? चलिए ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, ये जमीनी स्थिति बहुत मजबूत है, पकड़ बहुत मजबूत है। क्या इसी से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों राहुल और प्रियंका पर हमले करती है? ने बता दिया है और आप देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, कैग की रिपोर्ट सामने आ रही है। मथुरा में भ्रष्टाचार, राजनीति के अंदर या यूं कहें कि प्रतिस्पर्धा के अंदर कई बार क्या होता है, जो अच्छा खिलाड़ी और समझदार खिलाड़ी होता है वो सबसे कमजोर खिलाड़ी के ऊपर अटैक करके रखता है। तो यहाँ पे ये चीज भी देखी जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जी के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 9-10 वर्षों से अटैक कर रही है। अगर वो इतने ही मजबूत थे तो उत्तरोत्तर चुनावों के अंदर हार क्यों हुई? और यहाँ पे अगर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं आस्था जी, और वो चीज मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जिस तरीके से अब ये इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, अगर मान लीजिए तो हम यूपी के विधानसभा चुनावों को आधार मान ले तो अखिलेश यादव जी के वोटों के अंदर अगर 2% कांग्रेस के वोट भी जोड़ दिए जाएंगे तो ऐसा क्या इसके अंदर इजाफा हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात, जो रायबरेली और अमेठी की सीट है उसके अंदर तो हर बार समाजवादी पार्टी इनको वॉक ओवर देती आई है, यानी कि वो तो एक हिसाब से आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कांग्रेस है वो सीधी सीधी मुकाबले में आती गई है। तो इस बार मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन हो गया। आस्था जी देखिए, राजनीति 2 प्रकार की आज की तारीख में हो गई, एक प्रचार वाली और एक दुष्प्रचार वाली। जो आज की जो जनता है वो दुष्प्रचार की राजनीति को पसंद नहीं करती। प्रचार तो आप कर सकते हैं, आप ये तो बता सकते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हमारा ये रोड मैप है, यहां से हम फंड अर्जन करेंगे, हम ये चीजें जनता के लिए करेंगे, ये विकास करेंगे, देश को इस तरीके से हम ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन जो दुष्प्रचार की राजनीति है मुझे लगता है कि उससे जनता कनेक्ट नहीं होती है आस्था जी, क्योंकि फिलहाल तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने प्रचार के लिए अपने अपने तथ्य और अपने अपने बयानों का सहारा लेती है और ले रही है। प्रदीप भाटी जी, वाराणसी में अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी यहां से सांसद हैं और एक तरीके से वहां होने वाले हर एक विकास कार्य पर सीधी नजर पीएमओ से बैठकर रखते हैं। छोटे छोटे डेवलपमेंट, वहां पर कौन से प्रोजेक्ट हैं, कितना काम उनका हो गया, उनकी नजर रहती है, आते जाते रहते हैं, ये सब जानते हैं। और दूसरी तरफ कयास ये कि प्रियंका गांधी सामने आएंगी, मतलब चुनाव लड़ेंगी, तो समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी में वॉक ओवर देती आई है। क्या वाराणसी भी छोड़ दीजिएगा आप? अच्छा जी, देखिए अभी बात हो रही थी अतिशोक्ति की। अतिशोक्ति तो ये भी नहीं होगी कि आसमान के तारे कितने आसान है और बीजेपी के झूठ कितने मुश्किल। बीजेपी ने एक जिस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने 2019 में जो वादे किए थे उन वादों को कितना पूरा किया है? क्या 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, फार्मर्स को पेंशन मिलनी शुरू हो गई? क्या उन्हें ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है? क्या उन्हें फ्री सिंचाई मिल रही है? क्या वो फ्री बिजली मिल पा रही है? क्या फसल उन्हें फ्री की फसल में बीमा हो रहा है उनका? गन्ना किसानों का पैसा पूरा दे दिया गया?
100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में ठीक है, कुल मिलाकर आप रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, भी हम ढूंढ मतलब 2019 का बीजेपी का मैनिफेस्टो सामने रखेंगे और रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे सरकार से और जनता के बीच लेकर जाएंगे। मनीषा अलावत जी, जयंत चौधरी ने ये तो कह दिया है, मैं जिद्दी हूं, जो ठान लेता हूं फिर उससे डिगता नहीं हूं, मतलब मैं अभी तक अपने गठबंधन के साथ हूं। लेकिन निकाय चुनाव में हमने देखा सीट शेयरिंग को लेकर कोई बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग सपा के साथ आपकी नहीं रही। कौन कैंडिडेट कहां से खड़ा होगा, किसको कितनी सीटें चाहिए थी, मिली नहीं मिली, आमने सामने भी चुनाव लड़ा गया। अब 2024 के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कैसे होगी सीट शेयरिंग? देखिए, जो निकाय चुनाव था वो पहले भी इसकी काफी चर्चा हुई है और इसमें कार्यकर्ताओं का आपस में रहता है, कंपटीशन रहता है, सभी का एक चाव होता है चुनाव लड़ने का और यही मौका होता है छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आगे आ सकता है। तो वो एक बिल्कुल ही अलग तरह का चुनाव होता है, अलग तरह की उसमें रणनीति होती है। और ये जो लोकसभा का चुनाव है ये अलग है, ये नेशनल लेवल पे है, इसमें एक अलग तरह का अलायंस है। और जो हमारा गठबंधन चला आ रहा है समाजवादी के साथ वो तो रहेगा ही, इसमें और भी पार्टियां जुड़ रही हैं, तो एक बहुत बड़ा गठबंधन है, महागठबंधन कह सकते हैं। तो हम इसी गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक सीटों की बात होती है तो वो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कोई इस तरह की चर्चा या कोई डिसीजन हो पाया है नेताओं का। वो जब होगा बताएंगे, अभी तो एक और मीटिंग होनी है, उसके बाद एक और मीटिंग। क्योंकि हमने देखा है पूर्व में अक्सर सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती तो गठबंधन टूट जाया करते हैं, राहें जुदा हो जाया करती थी। कोई कितना भी पुराना नया साथी हो, जब सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती तो अच्छे अच्छे जो गठबंधन थे वो अलग हो जाया करते हैं और ये बहुत बड़ी वजह होती है। तो मतलब अभी माना जाए कि आप गठबंधन मतलब विपक्षी गठबंधन के साथ हैं या नहीं, उस पर अभी ये फाइनल फैसला नहीं है क्योंकि सीट शेयरिंग तो चर्चा में नहीं है। फाइनल है, जयंत जी कई बार बोल चुके हैं, हमारा जो गठबंधन है इंडिया अलायंस में बिल्कुल फाइनल है। लेकिन जो आप जिन निर्णयों की आप बात कर रही हैं सीट के ऊपर, वो भी निर्णय नहीं लिए गए हैं। जब वो लिए जाएंगे तो उनके बारे में निर्णय नहीं हुआ तो मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता। मनीषा जी देखिए, सीधा सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर सीट शेयरिंग मनपसंद नहीं मिलती है, उस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तो राहें अलग हो जाती हैं। मतलब जयंत चौधरी गठबंधन के साथ हैं या नहीं, इस पर अभी जवाब आप हाँ कह रही हैं तो ये फाइनल फुल स्टॉप नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र में राय होना, ठीक है, और फिर उस पे चर्चा करना और इकट्ठे होना, यही तो लोकतंत्र है। अब देखिए बहुत अच्छा है, मुझे लगता है अभी 2024 में वक्त है, बहुत सारी चर्चाएं होंगी और फिर फाइनल तस्वीर क्या होगी अभी ये जल्दबाजी। आलोक अवस्थी जी में भी 40 पार्टी है लेकिन आप सिर्फ एक ही पार्टी की राय। जहाँ तक की लोकदल की बात आती है, हमने देखा था कि स्थानीय निकाय के चुनावों में बागपत के अंदर नगर पालिका के चुनावों में लोकदल ने समाजवादी पार्टी को अपनी आंखें दिखाई थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को वापस लिया था। तो यहाँ कोई अच्छी हमें नहीं लगती कि पहली जब मीटिंग हुई थी I.N. और ... की कंपनी की, तो पहली मीटिंग में जयंत चौधरी जी को नहीं बुलाया गया था। उसके बाद जयंत चौधरी जी ने कहा था कि मैं खीर खाऊं या मैं बिरयानी खाऊं, तो दोनों चीजों में उन्होंने अंतर स्पष्ट रूप से देखा था। और पहली बार नहीं, एक लोकदल भाजपा के साथ आई नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मंत्रिमंडल में थे। 2009 में भाजपा से चुनाव लड़ी थी। दुष्प्रचार ना करें। लेकिन मेरा इतना कहना है को हर मीटिंग में 2019 से बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। और चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत सिंह को भी अपनी हैसियत मालूम पड़ी थी कि दोनों सीटें हार गए थे। लोकसभा के चुनाव में वो सीट नहीं जीत पाए थे, जबकि मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। यही हाल समाजवादी पार्टी का है। पूरा परिवार चुनाव हारा था। अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव हारी थी, उनके भाई चुनाव हारे थे, भतीजा चुनाव हारा था, चुनाव हारे थे, तो पूरा परिवार भी हारा था। तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें जीतने के लिए भाजपा को कोई रोक पाएगा। और यह भ्रम बहुत जल्दी टूट जाएगा कि इन पार्टियों की जो परिवारवादी जो पार्टियां हैं इनका कोई अस्तित्व आगे भविष्य में होने वाला है। सन 57 से लेके सन 77 तक उन्होंने जो चुनाव जीते और हारे, वो एक साइकिल वाली पार्टी रहेगी जिससे दो लोग बीजेपी में जीत पाए। और आप ये देखिए 52 से लेकर 77 जब तक जनसंघ का विलय नहीं हुआ, वो डबल सीटेज में अपनी वोट शेयर नहीं लेके आ पाए थे। और जब 80 में सरकार, ठीक है, अभी लोकसभा चुनाव में वक्त है और मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा स्थिति कोई फाइनल तस्वीर नहीं है। अभी बहुत कुछ बदल सकता है और उसके लिए कयास पहले से ही लगाए जाते हैं, इसीलिए चर्चाएं होती हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
वाकई आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कई ख्वाहिशें, खोया हुआ जनाधार वापस हासिल करने की ख्वाहिश, अमेठी की जनता का विश्वास फिर से हासिल करने की ख्वाहिश और यूपी में सियासी जमीन फिर से वापस पाने की ख्वाहिश। और यही वजह है राशिद अल्वी के बयान की। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, शायद इसीलिए कांग्रेस यूपी में राहुल और प्रियंका के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश में है। लेकिन 2024 के सियासी मैच के लिए जो पिच कांग्रेस तलाश रही है वो बयानों से नहीं मिल सकती। इसके लिए जमीन से जुड़ी सियासत की जरूरत है, जनता के बीच जाने की जरूरत है। मोदी योगी की लहर ने वो दौर खत्म कर दिया है जब पैराशूट से उम्मीदवार उतारे जाते थे और वो जीत जाते थे। लिहाजा कांग्रेस के लिए फिलहाल मंजिल दूर है और सफर बहुत है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।